अर्जेंटीना 13 जनवरी साल 2006 पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है तो तब पुलिस वालों को मालूम पड़ता है कि 5 चोर जो कि एक बैंक को लूट रहे हैं। पुलिस वहां पर पहुंची तो मालूम पड़ा कि बैंक के अंदर 5 रोबर्स हैं और इन 5 के हाथों में बंदूकें हैं और इन्होंने बैंक के 23 एम्प्लॉइज को बंदी बना रखा था। वहीं पर दूसरी तरफ ऑलमोस्ट 300 पुलिस ऑफिसर्स ने इन्हीं रोबर्स को चारों तरफ से घेर लिया था। पुलिस को देखते ही ये चोर पुलिस वालों को कॉल करते हैं कि अगर आपने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो हम बैंक के अंदर मौजूद सभी एम्प्लॉइज को एक एक करके मार देंगे। अब पुलिस की एक छोटी सी गलती इन 23 लोगों की जान भी ले सकती थी, इसीलिए पुलिस ने बुलाई अर्जेंटीना की स्पेशल फोर्स द फाल्कन ग्रुप। अब फाल्कन ग्रुप के कुछ कमांडो बैंक की छत पर चढ़ जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ फाल्कन ग्रुप के स्नाइपर्स सामने वाली बिल्डिंग से जो चोर दिख सकते थे उन पर निशाना लगाए खड़े थे। पुलिस अब अपना मिशन स्टार्ट करने ही वाली थी कि तभी गलती से एक चोर फाल्कन ग्रुप के लोगों को देख लेता है और पुलिस को कॉल करता है कि इन्हें बैंक की छत से नीचे उतार लो वरना हम लोगों को मारने लग जाएंगे। अब कमांडो नीचे तो उतर जाते हैं लेकिन ग्रुप के स्नाइपर्स को अभी तक भी रोबर्स ने नहीं देखा था और ये सब कुछ पूरे अर्जेंटीना में लाइव टीवी पर चल रहा था। यानी अब अगर कोई भी जान जाती है तो उसकी जिम्मेवार अर्जेंटीना की पुलिस होगी। तभी कुछ टाइम के बाद चोर पुलिस को कॉल करते हैं कि हम सरेंडर कर देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप हमें खाने के लिए 5 पिज्जा लाकर दे दो। उनकी ये शर्त मानते हुए पुलिस पिज्जा लेकर आती है और फिर चोरों को कॉल करती है तो तब चोर कॉल ही नहीं उठा रहे थे। तब पुलिस को लगा कि कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है। तभी फाल्कन ग्रुप के कमांडो बैंक का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं और अंदर फंसे सभी लोगों को सेफली बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन बैंक के अंदर कोई भी चोर या फिर रोबर्स मौजूद नहीं था और ना ही चोर बैंक के दरवाजे से निकलकर बाहर को भागे थे। लेकिन आखिर वो गए कहाँ? तभी पुलिस को बैंक के एक कोने में 5 खिलौने की बंदूकें पड़ी हुई दिखाई देती हैं। यानी चोरों ने इन्हीं नकली बंदूकों से पूरे अर्जेंटीना को और पूरे अर्जेंटीना की पुलिस को डरा रखा था। तभी पुलिस बैंक के लॉकअप रूम में देखती है तो सभी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खुले पड़े थे। इसका मतलब था कि बैंक पूरी तरह से लूट चुका है। पुलिस की नाक के नीचे से अर्जेंटीना के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी हो जाती है। लेकिन आखिर वो चोर गए कहाँ? वो कौन थे और आखिर कैसे उन्होंने इस परफेक्ट चोरी को अंजाम दिया और फिर क्या वो पकड़े गए या फिर नहीं? आइए जानते हैं आज की इस छोटी सी मगर इंटरेस्टिंग वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी बैंक को लूटना एक कला होती है और ये कहना था हमारी इस पूरी बैंक रॉबरी के मास्टरमाइंड फर्नांडो अराहो का। एक्चुअल में दोस्तों बात है 3 सितंबर 2004 की, जब फर्नांडो इस पूरी रॉबरी की प्लानिंग कर रहा था। फर्नांडो का टारगेट था अकासू शहर में मौजूद द रियो बैंक। अब इस बैंक को लूटने के लिए फर्नांडो अपने खबरियों से इसकी तमाम डिटेल्स निकलवा लेता है। वो देखता है कि इस बैंक को सिर्फ और सिर्फ 2 तरीकों से ही लूटा जा सकता है। पहला, जब बैंक बंद हो तब बैंक के नीचे से सुरंग या फिर टनल खोदकर, और दूसरा दिन दिहाड़े बैंक में घुसकर गन पॉइंट पर बैंक को लूटना। अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद फर्नांडो डिसाइड करता है कि वो इन दोनों तरीकों का ही इस्तेमाल करेगा। अब फर्नांडो पहले सुरंग खोदने की प्लानिंग करता है। अब पहली बात तो ये कि अगर इसे बैंक को लूटना है तो इसे बैंक के पास के एरिया में ही एक घर लेना पड़ेगा। ये सोचते हुए फर्नांडो रात को इस बैंक का मुआयना करने के लिए जाता है। वो दूर खड़ा इस बैंक को देख ही रहा था कि तभी इसकी नजर एक मेटल की प्लेट पर पड़ती है जिसके वो ऊपर खड़ा हुआ था। अब ये देखने के लिए कि ये क्या चीज है, फर्नांडो इन प्लेट्स को फॉलो करने लगता है। वो देखता है कि हर 10 मीटर की दूरी पर एक प्लेट आ रही है और ये बैंक से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद इसके सामने एक रिवर या फिर नदी आती है। तब फर्नांडो को मालूम पड़ता है कि बैंक के नीचे से एक बहुत ही बड़ा नाला गुजरता है। तब फर्नांडो इस नाले में अंदर जाकर मुआयना करने लगता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कैलकुलेशन के बाद आखिरकार वो बैंक के नाले की डिस्टेंस निकाल ही लेता है। इसने कुछ फार्मूलाज का इस्तेमाल करके बैंक की एक्यूरेट लोकेशन निकाली और फिर ये सुरंग खोदने लग जाता है। थोड़ी सी मेहनत के बाद इसे मालूम पड़ता है कि ये काम हाथों की मदद से करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए वो अपनी गाड़ी बेचकर एक जनरेटर और ड्रिल मशीन खरीद लेता है ताकि इस टनल को खोदने में आसानी हो सके। लेकिन फिर बहुत सारे दिन तक काम करने के बाद फर्नांडो को लगता है कि शायद ये मेरे अकेले के बस का काम नहीं है। इसीलिए वो इस पूरी रॉबरी में 4 और चोरों को शामिल कर लेता है। यानी अब इनका ये गैंग बहुत बड़ा बन चुका था। अब ये 5 चोर मिलकर सुरंग खोदने लगते हैं। इन्हें ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है। लेकिन फिर अचानक से एक दिन ऐसे ही काम करते टाइम जमीन बहुत ही हार्ड हो जाती है और अब इनको मालूम हो जाता है कि सामने कोई दीवार है। लेकिन इनको ये डर भी था
कि अगर इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी गलत निकली तो इनकी ये सुरंग बैंक के पास वाले घर के बेसमेंट में भी खुल सकती है। लेकिन बस यही नहीं, बल्कि इनको मालूम पड़ा कि बैंक के अंदर मोशन सेंसर्स भी लगे होते हैं और थोड़ी सी वाइब्रेशन होने की वजह से बैंक के अलार्म बजने लग जाते हैं और वहाँ पर फौरी तौर पर पुलिस आ जाती है। तो अब ये पांचों रोबर्स दूसरा रास्ता लेते हैं कि हम दिन दिहाड़े गन्स की मदद से बैंक में घुसेंगे और इसे लूटेंगे। लेकिन ये काम बहुत ही सोच समझ के होना था, क्योंकि बैंक के किसी भी एम्प्लॉय के पास एक ऐसा इमरजेंसी बटन होता है जिसे दबाने से पुलिस वहां पर आ जाती है। और फिर ऊपर से बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की 2 चाबीज होती हैं, जिनमें एक चाबी बैंक वालों के पास होती है जबकि दूसरी उस सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के मालिक के पास होती है। अब दूसरे दिन सुबह के 7 बजे इन चोरों का एक दोस्त नाले में जाकर सुरंग में बैठा इन दूसरे चोरों का इंतजार करने लगता है। अब बाकी चोर चुराई हुई गाड़ी लेकर बैंक के पास पहुंच जाते हैं। इस पूरी रॉबरी में ये पांचों चोर एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। ये खिलौने की बंदूकों से बैंक के अंदर घुसते हैं जो कि खेलने के लिए इस्तेमाल होती हैं। पहले 2 चोर जब अंदर जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड इनको सीसीटीवी की मदद से देख लेता है और अलार्म्स बजा देता है। ये 2 चोर बैंक के अंदर मौजूद लोगों को नकली गन्स दिखाकर नीचे लेटने के लिए बोलते हैं। तब तक इनके दूसरे 2 दोस्त बैंक के पीछे से गाड़ी लेकर आते हैं और ये 2 लोग भी बाकी के 2 चोरों का साथ देने के लिए बैंक के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अब बारी थी फर्नांडो की। वो गाड़ी से निकलकर बैंक के अंदर चला जाता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी का इंडिकेटर चालू ही रखता है ताकि पुलिस को लगे कि चोर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये पांचों चोर अपने प्लान के मुताबिक बैंक के अंदर घुसते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। इन चोरों ने एक कैनन गन बनाई थी। ये गन 7 सेकंड में एक लॉक तोड़ सकती थी और इन्हें सिर्फ 2 घंटों में ये 400 लॉक तोड़ने थे। लेकिन तभी एंट्री होती है अर्जेंटीना की स्पेशल फोर्स द फाल्कन ग्रुप की, जिनके स्नाइपर्स चोरों पर निशाना लगाए खड़े थे कि तभी चोरों ने इनमें से कुछ लोगों को देख लिया और अब चोर पुलिस को कॉल करके बोलते हैं कि अपने इन लोगों को नीचे उतार लो, वरना हम बैंक के अंदर मौजूद एम्प्लॉयज को एक-एक करके मारने लग जाएंगे। लेकिन पुलिस को अभी भी नहीं पता था कि इनके पास खिलौने की बंदूकें हैं। अब ये ज्यादा टाइम लेने के लिए पुलिस वालों को 5 पिज्जा का बोलते हैं ताकि इन्हें कुछ ज्यादा टाइम मिल सके चोरी करने के लिए। फर्नांडो अपने सुरंग में बैठे दोस्त को दीवार तोड़ने के लिए बोलता है। फिर वो सब पैसा और जो भी सामान इनको मिला इसको इन्होंने नाले में खड़ी मोटर्स बोट्स में डाला। चोरों को मालूम था कि पानी का बहाव जिस तरफ है पुलिस भी उसी तरफ ही जाएगी, इसीलिए वो इस पानी की अपोजिट साइड जाने लगते हैं और ये साइड शहर को जाती थी। लेकिन यहाँ पर इनको एक नई प्रॉब्लम आ रही थी। इतनी ज्यादा धूप और रोड पर फिर रहे इतने लोगों के सामने वो इस नाले के मैन होल से पैसों को बाहर कैसे निकालेंगे। और इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए ये सभी चोर अपने ही साथ मिले हुए एक चोर के घर पर इस प्रॉब्लम को हल करने में मसरूफ होते हैं। तभी उस चोर की वाइफ इनके इस सीक्रेट मिशन के बारे में जान जाती है, लेकिन उसको ये मालूम था कि उसका हस्बैंड कितना बड़ा चोर है, इसीलिए वो इस मामले को वहीं पर दबा देती है। लेकिन तभी सभी चोरों की इनके घर में खड़ी एक वैन पर नजर पड़ती है। इनके दिमाग में एक आइडिया आता है। ये चोर इस वैन के नीचे एक बहुत बड़ा होल बनाते हैं और फिर वैन की खिड़की को काला कलर कर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि अंदर क्या चल रहा है। फिर सब कुछ कंप्लीट होने के बाद ये वैन को शहर के बीचों बीच बने इस मैन होल के ऊपर लाकर खड़ा कर देते हैं और फिर आराम से सभी माल इसमें लोड करके इसी वैन की मदद से शहर से बाहर भाग जाते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ पुलिस बैंक के अंदर फंसे सभी लोगों को बाहर निकालती है, लेकिन इनको बैंक से निकलने वाले हर एक इंसान पर शक था। लेकिन फिर पुलिस की नजर बेसमेंट के अंदर पड़ी मिट्टी पर पड़ती है। तभी वो पास पड़ी एक अलमारी को वहां से हटाते हैं तो इन्हें एक पूरी टनल दिखती है जहाँ से ये चोर भागे थे और ये सब कुछ लाइव टीवी पर दिख रहा था। चोर ये सब देखने के बाद आपस में पैसा बांट लेते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद फिर हम कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। फिर एक दिन इन्हीं चोरों में से एक चोर अपने बेड के नीचे छुपाए हुए पैसों को देखता है, इसके कुछ पैसे वहाँ से गायब थे। तभी इस चोर की वही वाइफ वहाँ पर आ जाती है जिसने इन्हें बैठे प्लानिंग करते सुन लिया था। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि इनमें से कुछ पैसे मैंने लिए हैं और वो भी जस्ट 3 से 4 बैग। अभी ये चोर गुस्से में आकर अपनी वाइफ पर चिल्लाने लगता है और फिर ये औरत गुस्से में आ जाती है और सब कुछ पुलिस को जाकर बता देती है। पहले ये अपने हस्बैंड को पकड़वाती है और फिर पुलिस इसके मोबाइल की लोकेशन निकालती है जिससे बाकी के तमाम चोर भी पकड़े जाते हैं। लेकिन इन चोरों की एक चाल यहाँ पर काम कर गई थी। इन्होंने रेल गन की जगह पर खिलौने की गन्स का यूज किया था ताकि अगर वो पकड़े जाएं तो सजा कम से कम हो। और यही वजह थी कि ये अपनी गन्स बैंक में ही छोड़कर भागे थे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत कम साल की सजा सुनाई गई
लेकिन इन्होंने टोटल कितने पैसे लूटे थे ये आज तक भी किसी को भी मालूम नहीं है। बट यार छोड़ो, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इसी तरह की एजुकेशनल और मजेदार वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।